हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोगों की न्यू क्लास स्टार्ट हुई है इंटीग्रल कैलकुलस। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में जाना था बच्चों, और मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रल कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस का इंटीग्रेशन, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन को अच्छी तरह समझेंगे तभी उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे और तभी हम उसका एप्लीकेशन किसी भी रिजल्ट में कर पाएंगे बच्चों। इसीलिए बच्चों इंटीग्रेशन को काफ़ी मजबूती से समझना होगा, बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो जी हाँ, आज हम लोग इंटीग्रेशन के, जी हाँ, मैंने समझाया था आपको कि इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा क्या था, डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट, ये दोनों पार्ट हम लोगों को बारी बारी से पढ़नी है। और आज मैं जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आपका किसका, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ, इसका मतलब है सबसे पहले तो हम लोगों को इसके विषय में जानना है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसके बारे में कुछ बताया था। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, समाकलन। जी हाँ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। जी हाँ बच्चों, अनिश्चित समाकलन मतलब जिसकी कोई निश्चितता नहीं है ना, जिसकी कोई निश्चितता नहीं हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या उसकी निश्चितता होती है क्या? बिल्कुल नहीं। आप जितना स्टडी करोगे उतना आपकी अच्छी पढ़ाई होगी बच्चों, है ना, उसकी कोई डिफिनिट रिजल्ट नहीं होता है बच्चों। उसी तरह यह इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों। जी हाँ, अनिश्चित अर्थात इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं बच्चों। जी हाँ, जैसे मैथमेटिक्स के बारे में सुनते हैं कि जीरो टू इन्फिनाइट, अर्थात जीरो से ये क्या बनाता है, इन्फिनाइट बनाता है। उसी तरह इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों। जी हाँ, सबसे पहली बात हमने इसको बताया कि अनिश्चित समाकलन अर्थात कितना ये जा सकता है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो मैंने आपको ये भी बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब हमने बताया कि जो आप डिफरेंशिएशन सीखे थे, जहाँ जो आपने डिफरेंशिएशन किया था किसी भी फंक्शन का, उसका जस्ट अपोजिट काम इंटीग्रेशन में होता है। तो जी हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ किसका, डेरिवेटिव का। जी हाँ, अर्थात डिफरेंशिएशन का, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव का जो होगा वह कहलाएगा आपका क्या, इंटीग्रेशन कहलाएगा बच्चों। वह क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। तो जी हाँ बच्चों, हमने ये भी बताया था कि इस इंटीग्रेशन का दूसरा नाम आप एंटी डेरिवेटिव क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, है ना। जी हाँ, एंटी डेरिवेटिव इसका मतलब है जिस तरह से आप डिफरेंशिएशन किया करते थे उसका जस्ट अपोजिट आप इसमें रिजल्ट देखोगे। जी हाँ बच्चों, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देखिए मैंने एक फंक्शन लिया। जी हाँ, एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स लिया। क्या लिया, कैपिटल एफ एक्स, और इसका अगर हम देखें डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स। जी हाँ, ये आपका फंक्शन है भाई, ये आपका क्या है, फंक्शन है, और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। अब समझिए स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि कैपिटल एफ एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल एफ एक्स मिलेगा बच्चों। और मैंने कहा कि जी हाँ, ये देखिए कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव किया तो आपने क्या पाया, स्मॉल एफ एक्स, और स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव करोगे अर्थात इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स। क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है बच्चों, एक चीज बाकी है जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि कैपिटल एफ एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट रहे, मान लीजिए कांस्टेंट सी रहे, कांस्टेंट क्या हो, सी, जहां
एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बच्चों, और उसका भी डेरिवेटिव करोगे तो स्मॉल एफ एक्स ही होगा, क्योंकि कैपिटल एफ एक्स का तो डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स होता ही है। बट सी का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? सी का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बिल्कुल जीरो होता है। क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इसका मतलब है कि कैपिटल एफ एक्स का भी डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स, और कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का भी डेरिवेटिव क्या होता है? स्मॉल एफ एक्स। इस तरह से हम अगर इसका एंटी डेरिवेटिव कहें, स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कहें, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहां के अनुसार कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो जी हाँ बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि अगर यहां हम सोचें कि कोई कांस्टेंट जुड़ा है तो क्या जुड़ा है? जीरो जुड़ा है। अगर हम जीरो सोचें तो ये आपका रिजल्ट हुआ, अर्थात यहां भी आपका जीरो आएगा बच्चों, आएगा ना? जीरो आएगा, समझ रहे हैं? जी हाँ। उसी तरह अगर वन जुटा रहता तो यहां क्या आता? वन आता। टू जुटा रहता तो क्या आता? टू आता। तो देखिए, क्या कांस्टेंट जुटा हुआ ही है मुझे पता नहीं, इसीलिए उस कांस्टेंट के बदले में हमने क्या कांस्टेंट लिया? ये सी। जी हाँ, ये कांस्टेंट लिया मैंने, कांस्टेंट लिया। कोई भी कांस्टेंट अगर एफेक्ट कैपिटल एफ एक्स के साथ अगर रहे तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो इंटीग्रेशन करनी होगी तो वह क्या करनी होगी? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। जी हाँ बच्चों, और मैं बता देना चाहता हूं, यह जो सी, अब आप जो भी इंटीग्रल निकालोगे उसमें आपको कैपिटल एफ एक्स प्लस सी देना होगा। इसका मतलब है कि देखिए, ये तो आपका क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया। जी हाँ बच्चों, ये क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया। इसका मतलब है कैपिटल एफ एक्स ऑन प्लस सी हर इंटीग्रेशन में आपको जोड़ना पड़ेगा, हर इंटीग्रेशन में जोड़ना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि जब भी आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट कर दो, है ना, अब प्लस आपको सी जोड़ना होगा। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी कैपिटल एफ एक्स के साथ कांस्टेंट रह सकता है और उसका डेरिवेटिव जो है वही स्मॉल एफ एक्स होता है, वही स्मॉल एफ एक्स। इसीलिए मैंने क्या किया? एक जनरल कांस्टेंट ले लिया सी। कोई रहे या ना रहे, कोई नहीं रहेगा तो कम से कम जीरो तो रहेगा, कम से कम जीरो तो रहेगा। जी हाँ, और कोई रहता है तब भी आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए जब भी आप इंटीग्रेशन करो तो जी हाँ बच्चों, स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स तो बनाओगे ही, साथ साथ इस सी को भी जोड़ना होगा। और यह सी जो है अब आपके लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में होगा। क्या, किस रूप में? इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में होगा बच्चों। जी हाँ, ये बातें आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में समझनी होगी कि जी हाँ, सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेट करना होगा, अर्थात इंटीग्रल फंक्शन प्राप्त करना होगा। ये जो आप देख रहे हो एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, ये क्या होगा? ये आपका इंटीग्रल फंक्शन होगा। जी हाँ, इसको हम लोग इंटीग्रल फंक्शन भी कह सकते हैं। इंटीग्रल, ये डेरिवेटिव फंक्शन हुआ और ये क्या हुआ? इंटीग्रल फंक्शन हुआ, अर्थात कैपिटल एफ एक्स को आप इंटीग्रल फंक्शन भी कह सकते हैं, है ना? तो समझ गए होंगे। और अब हम लोग बारी बारी से, जी हाँ बच्चों, स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव भी देखेंगे और साथ साथ उसका इंटीग्रल भी देखेंगे। इसका मतलब है क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जिस तरह से आपको देखिए कैपिटल एफ एक्स से स्मॉल एफ एक्स मिलता है, उसी तरह से स्मॉल एफ एक्स का क्या मिलेगा? कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। जहां दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इनवर्स है, इसीलिए तो नाम पड़ा है एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम पड़ा है बच्चों? इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रल भी देखेंगे। जी हाँ, ये तो हम लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को इंटीग्रल फंक्शन मिलने जा रहा है बच्चों, है ना? स्टैंडर्ड फंक्शन का हम कैसे इंटीग्रल प्राप्त करेंगे बच्चों। आइए, जी हाँ, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, जहां स्टैंडर्ड फंक्शन का
हम लोग इंटीग्रल फंक्शन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे बच्चों। जी हाँ, आइए एक तरफ मैं डेरिवेटिव लिखता हूं, आपको यह भी समझनी होगी। एक तरफ मैं डेरिवेटिव करने के लिए दिखाता हूं और दूसरे तरफ क्या लिखूं, इंटीग्रल फंक्शन लिखूं। आइए, जैसे देखिए आपने देखा होगा साइन एक्स, याद कीजिए साइन एक्स, पता है ना आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव आप क्या करते थे, बताओ जल्दी से। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या करते थे, निश्चित आपको आपके मेमोरी में होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। जी हाँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ कॉस एक्स। निश्चित तौर पर कॉस एक्स का इंटीग्रल कौन होगा, साइन एक्स, क्योंकि जस्ट रिवर्स करना है। तो इसीलिए अगर कॉस एक्स का इंटीग्रल खोजना है, अर्थात cos x का एंटी डेरिवेटिव खोजना है, तो क्या मिलेगा, sin x, लेकिन इसके साथ क्या लगाना होगा, c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैंने आपको समझाया था, जी हाँ, मैंने आपको समझाया था कि ये c कैसे करते हैं हम लोग। जी हाँ, अब जितना भी इंटीग्रल लिखेंगे उसमें आपको c इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना ही पड़ेगा। चलिए, जी हाँ, sin x का डेरिवेटिव हुआ cos x, cos x का इंटीग्रल क्या हो गया, sin x। अच्छा, चलिए दूसरा फंक्शन बताइए, cos x का बताइए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है। cos x का डेरिवेटिव बच्चों माइनस sin x, याद है ना। cos जब फंक्शन होता था तो मैंने कहा था कि जिसका c रहता है फंक्शन का फर्स्ट लेटर, उसके डेरिवेटिव में माइनस लगता है, इसलिए माइनस sin x लिखा। अब बताइए, इसका मतलब है कि अगर माइनस sin x का इंटीग्रल कहेंगे तो क्या होगा, cos x, और अगर माइनस को इसको दे देंगे तो बताइए, माइनस अगर इधर चले आए तो क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x प्लस c। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, मैंने सही कहा कि माइनस सहित अगर इंटीग्रल कहेंगे तो cos x होगा, बट अगर माइनस को इसको दे देंगे तो sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा याद कीजिए, tan x का बताओ डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, बताओ जल्दी से। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसका मतलब है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, बताओ। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल निश्चित तौर पर tan x कहोगे और प्लस c तो कहोगे ही, है ना, प्लस c तो कहोगे ही। जी हाँ, उसके बाद बताओ cot x का डेरिवेटिव बताओ, cot x का डेरिवेटिव बताओ। cot x का डेरिवेटिव आपने जाना होगा माइनस cosec स्क्वायर x। जी हाँ, फिर यहां माइनस आया, है ना। तो चलिए, माइनस अगर सहित cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल बोला जाए तो cot x होगा, और माइनस को अगर छोड़ देंगे तो माइनस इसमें लग जाएगा। इसका मतलब है cosec स्क्वायर, क्या कहेंगे, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा माइनस cot x प्लस c। क्या होगा, माइनस cot x प्लस c। तो जी हाँ बच्चों, इसका तात्पर्य हुआ कि आपने cos x का देखा sin x प्लस c, sin x का देखा माइनस cos x प्लस c, sec स्क्वायर x का देखा tan x प्लस c, एंड cosec स्क्वायर x का देखा माइनस cot x प्लस c। जी हाँ बच्चों, उसके बाद पांचवा अगर देखना है तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम लोग पांचवा देखेंगे बच्चों। जी हाँ, आइए, जी हाँ, नोट कर लिया होगा, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल। जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का, और इसीलिए मैं डेरिवेटिव भी साथ साथ बता रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आए कि जो मैंने पढ़ा है जस्ट यहां अपोजिट पढ़ रहे हैं भाई, है ना। आइए, अब आइए हम लोग sec x की बात करें। ये बताइए sec x का डेरिवेटिव, जी हाँ, क्या किया था बताइए, sec x इंटू tan x किया था कि नहीं, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और sec x इंटू tan x का
इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। इसका मतलब है सेक एक्स इंटू 10x का अगर इंटीग्रल कहेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी, है ना। उसके बाद हमारे सामने आता है कॉसेक एक्स। क्या आता है बच्चे, कॉसेक एक्स। जी हाँ, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ जल्दी, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बताओ ये अगर माइनस सहित बोलेंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर इंटीग्रल कहेंगे तो आपका कॉसेक एक्स हो जाएगा, बट माइनस अगर उसमें डाल देंगे तो आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस आपका इसमें चला जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं ना, माइनस किस में चला जाएगा, किस में जाएगा, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अरे भाई अगर माइनस छोड़ दीजिएगा तो माइनस तो कहीं जाएगा ना, तो माइनस अगर यहां ले लेंगे, सपोज कीजिए माइनस लिया, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव आप करोगे, बोलिए, तो कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, और ये माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं जी हाँ। इसीलिए बच्चों, इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई माइनस इस इधर भेज देते हैं, अरे लेफ्ट रखिए या राइट रखिए, एक ही बात हुआ। जी हाँ बच्चों, तो ये आपका था ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, ये आपका क्या था, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि आपने किसका किसका देखा, साइन का देखा, कॉस का देखा, टेन का देखा, कॉट का देखा, है ना। जी हाँ, ये देखा आपने डेरिवेटिव, और उसका आपने क्या देखा, इंटीग्रल, सेक का देखा एंड कॉसेक का देखा, इंटीग्रल भी देखा बच्चों। जी हाँ, अब आते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन। जी हाँ, क्या आते हैं, इनवर्स फंक्शन। आपको याद है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√(1 - x² होता है ना, साइन इनवर्स एक्स का। अब बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, मतलब 1/√(1 - x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा ना। हाँ जी हाँ, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, बताओ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√(1 - x² होता है ना। तो यहां जो है अगर हम कहें कि -1/√(1 - x² का, है ना, इंटीग्रल क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं मेरी बात, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। जी हाँ, तो इस तरह से हमको जस्ट, अगर आपके माइंड में, अगर आपके दिमाग में, है ना, डेरिवेटिव मौजूद है तो निश्चित तौर पर आपको इंटीग्रल भी मौजूद हो जाएगा बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा भाई, है ना। चल आइए, जी हाँ, नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर में। एक साइड में डेरिवेटिव दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और एक साइड उसका इंटीग्रल करने का प्रयास कर रहा हूं। जी हाँ, अब आइए वो, अब टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलिए, 1/1 प्लस x²। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निश्चित तौर पर 1/1 प्लस x² का इंटीग्रल क्या होगा भाई, तो टेन इनवर्स एक्स होगा प्लस सी होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, है ना। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, -1/1 प्लस x², है ना। और अगर -1/1 प्लस x² का इंटीग्रल देखा जाए तो क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, होगा ना, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ये बताइए सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ, 1/x√(x² - 1, यही होता है ना, याद होगा आपको, बिल्कुल याद रहना ही चाहिए। और जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या मिलेगा भाई, सेक इनवर्स एक्स मिलेगा प्लस सी मिलेगा, है ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिलेगा। इसके बाद कॉसेक इनवर्स, जी हाँ बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स,
जहाँ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन का लास्ट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है -1/x√x² है ना। तो निश्चित तौर पर अगर माइनस के साथ ये हो तो इसका इंटीग्रल क्या होगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। मेरी बात समझ रहे? तो जी हाँ, ये आपका 6 ITF फंक्शन था, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, और जिसका डेरिवेटिव में भी मैंने दिखाया, जहां एक साइड आपको डेरिवेटिव दिखाया और दूसरे साइड उसका इंटीग्रल दिखाया, क्योंकि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव अगर 1/1 + x² होता है तो इसका इंटीग्रल टेन इनवर्स x होगा, है ना। जी हाँ बच्चों, जैसे न्यूटन साहब का थर्ड लॉ होता है ना कि अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हो, है ना, आपके द्वारा फोर्स लगता है, तो जी हाँ जस्ट अपोजिट फोर्स उस पर भी लगता है बच्चों, है ना, जहाँ आप पर भी लगता है। इसी तरह यहाँ भी है कि डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव की कहानी भी है। जहाँ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जहाँ ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जिसका कि डेरिवेटिव भी मेमोरी में रहता है भाई, और इंटीग्रल भी मेमोरी में रहना चाहिए, है ना, तभी हम इसका इस्तेमाल करके, है ना, किसी भी फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। आइए 13 नंबर। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको याद है e⁻x, और e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x log e, है ना, बट log e का मान 1 होता है, इसका मतलब है e⁻x ही हो जाता है ना। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x log e, बट log e का मान 1 होता है, दैट मीन्स e⁻x ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप e⁻x का इंटीग्रल खोजोगे, e⁻x का इंटीग्रल खोजोगे तो क्या मिलेगा, सेम वही फंक्शन मिलेगा ना, सेम वही फंक्शन मिलेगा, ठीक है जी हाँ, सेम वही फंक्शन मिलेगा। अब देखिए a⁻x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट ये क्या है, जनरल फंक्शन हुआ, मतलब a के प्लेस पर 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, कोई भी नंबर रह सकता है, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो e⁻x log a होता है। ध्यान देना बच्चों। बट अगर हम इस पूरे का इंटीग्रल कहें, e⁻x log a का इंटीग्रल कहें, तो आपको क्या लिखना होगा, e⁻x होता है ना। बट हम क्या करेंगे जानते हैं, हम क्या करेंगे, तो ये log a को डिवाइड में ले आएंगे, ये log a को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, e⁻x। और अगर हम पूछेंगे कि e⁻x का इंटीग्रल क्या होगा, तो ये डिवाइड के रूप में होगा e⁻x, है ना, e⁻x बाय log a, e⁻x बाय log a प्लस c, है ना, e⁻x बाय log a प्लस c, क्योंकि ये log a डिवाइड कर लिया, मतलब कहने का सेंस है कि अगर आप e⁻x बाय log a का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, e⁻x ही मिलेगा, क्योंकि 1/log a तो कांस्टेंट है, वह बाहर निकलेगा, e⁻x का dc e⁻x log a होता है, तो log a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, e⁻x ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, इसीलिए मैंने क्या किया, log a को डिवाइड में ले आया, है ना, log a को डिवाइड में ले आया, तो आपका e⁻x का इंटीग्रल हो गया e⁻x बाय log a, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, कोई परेशानी है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, अब बच गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन अर्थात log x। जी हाँ, log x, ये देखिए जिसका बेस क्या है, e होना चाहिए। बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो निश्चित तौर पर 1/x का डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रल कहेंगे तो क्या कहेंगे, log x प्लस c। क्या कहेंगे बच्चों, log x प्लस c। जी हाँ बच्चों, log x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन था बच्चों। अगर हम कहें कि
लॉग बेस ए एक्स, ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस ए एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव करें। इसका डेरिवेटिव क्या सिखाए थे, 1/x log a, 1/x log a है ना। तो निश्चित तौर पर अगर यहां बात करें और ये log a मैं यहां भेज दूं, ध्यान देना log a तो कांस्टेंट है, ये यहां भेज दूं तो इसका मतलब है कि 1/x का डेरिवेटिव अगर बेस बदल के किया जाए, मतलब log a इंटू, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा बच्चों, है ना। log a इंटू क्या हो जाएगा, log a इंटू लॉग बेस ए एक्स, ये हो जाएगा प्लस सी, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बच्चों, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हटा दिया जाए, इसका यूज नहीं करना है ना, इसका यूज नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एक हमने आपको सिर्फ ये इसके लिए बताया कि बेस अगर बदला जाए तो निश्चित तौर पर इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म log x का ही होता है, log x का डेरिवेटिव जिसका बेस e होना चाहिए उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, तो log x बेस e प्लस c, है ना, log x बेस e प्लस c, है ना। तो समझ गए होंगे जी हाँ बच्चों, ये आपका क्या था, ये आपका इंटीग्रल था और साथ साथ डेरिवेटिव था। आइए जहाँ बच्चों, अभी भी हम लोगों का कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन बाकी है भाई, है ना, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन बाकी है। अब देखिए 16 अलजबरा के लिए हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। चलिए x टू पावर n प्लस 1, x टू पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव करते हैं। x टू पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, n प्लस 1 x टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, मतलब n हो जाएगा, अर्थात x टू पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा n प्लस 1 x टू पावर n। और अगर हम कहें कि x टू पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, तो रे बंधु x टू पावर n के साथ n प्लस 1 है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है x टू पावर n प्लस 1 बाय क्या लिख सकते हो, बाय n प्लस 1 प्लस सी लिख सकते हो ना। जहाँ यही मल्टीप्लाई जो है यह डिवाइड में ले आए, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x टू पावर n मिलेगा, है ना। तो इस तरह से अलजबरा का, जी हाँ अलजबरा का आप इंटीग्रल निकाल सकते हो। x टू पावर n रहेगा तो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो x टू पावर में एक जोड़ना है और वही चीज नीचे भी लिखना है, वही चीज क्या करना है, नीचे भी लिखना है। तो ये आपका 16 नंबर हुआ बच्चों, ये आपका क्या हुआ 16 नंबर। जा बच्चों ये स्टैंडर्ड फंक्शन आपका सिक्सटीन नंबर। जहाँ तो ये 16 जो हैं, ये जो 16 है यह आपका स्टैंडर्ड फंक्शन था। लेकिन अब आपको हम कुछ स्पेशल, जहाँ कुछ स्पेशल आपको इंटीग्रल बताऊंगा जो कि ट्रिगोमेट्री का है, जिसका कि आपने अभी तक क्या नहीं देखा है, जहाँ नहीं देखा है, बट आपको मैं दिखाऊंगा। जहाँ ये 16 तो आपको मेमोरी में रखना ही है, प्लस ये स्पेशल इंटीग्रल देखनी है आपको, स्पेशल इंटीग्रल। देखिए कौन सब, जहां मुझे बतानी है आपको। जैसे आपने 10x का इंटीग्रल नहीं देखा था बच्चों, आपने cot x का इंटीग्रल नहीं देखा था, आपने sec x का इंटीग्रल नहीं देखा था, जहां आपने cosec x का इंटीग्रल नहीं देखा था बच्चों। ये चार, जहां ये चार जो है, इस चार का, चार ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का आपने इंटीग्रल नहीं देखा था बच्चों, जहां आपने इंटीग्रल नहीं देखा था। ये देखिए मैं यहां दिखाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। 10x, एक्चुअल में 10x का इंटीग्रल होता है log sec x, log sec x प्लस सी। अब सोच रहे होंगे सर log sec x प्लस सी, जहां आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 10x आ जाएगा। बंधु log sec x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/sec x,
1 बाई सेक एक्स होगा ना, डेरिवेटिव करेंगे तो, और सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x, और c तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, सेक एक्स कैंसिल, क्या रह गया, 10x रह गया। इसीलिए बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि log sec x जो है कोई स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं होता है इसका, इसीलिए बच्चों इसका इंटीग्रल भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, और इसी के लिए अलग से बताया जाता है, मतलब 10x का इंटीग्रल log sec x प्लस c। जी हाँ, उसके बाद अगर cot x की बात करें, ये देखिए वहां हम 16 लिखे थे, यहाँ क्या हो गया 17, ये आपका 18। जी हाँ बच्चों, cot x का होता है log sin x, cot x का क्या होता है log sin x प्लस c, या ऐसा भी कह सकते हैं माइनस log cosec x प्लस c, जहां log sin x प्लस c भी बोल सकते हैं cot x का, या माइनस log cosec x प्लस c। अब जरा सा सोचिए, log sin x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो cot x आ जाएगा, बट ये log sin x कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, सिर्फ मुझे ये जानकारी लेना था कि 10x का इंटीग्रल क्या हो सकता है, cot x का क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, 10x आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है, जाना पहचाना फंक्शन है, cot x भी आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। इसीलिए इसका इंटीग्रल जानने का प्रयास किया बच्चों। जी हाँ, उसके बाद 19 नंबर, जी हाँ 19 नंबर, ये आपका आता है सेक एक्स, ये आपका आता है क्या, सेक एक्स। जी हाँ, सेक एक्स का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x प्लस c, log sec x प्लस 10x प्लस c। और मैं ये भी बता दूं, एक और होता है log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। जी हाँ, अब तो खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये मिल जाएगा, है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। जी हाँ, ये देख सकते हैं, आपके सामने मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। log का डेरिवेटिव क्या होगा, log का डेरिवेटिव 1 बाय सेक एक्स प्लस 10x होगा ना, 1 बाय एक्स होता है ना बंधु, 1 बाय एक्स, इसका मतलब x तो आपका सेक एक्स प्लस 10x है। फिर सेक एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव करो, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, एंड 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा ना। अब ये बताओ, सेक एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, क्या रहा, 10x प्लस सेक एक्स बाय कितना, सेक एक्स प्लस 10x। ये बताओ, ये अगर कैंसिल हुआ तो ये आपका क्या रह गया, सेक एक्स। तो वही तो मैंने कहा कि जी हाँ, सेक एक्स का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस 10x, और log sec x प्लस 10x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो सेक एक्स होगा, बट आपने ये डेरिवेटिव में कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। लेकिन हम लोगों को इंटीग्रल में ये सेक एक्स का देखना पड़ता है, क्योंकि सेक एक्स हमारा जाना पहचाना ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है ना, इसलिए हम लोग इसको जान रहे हैं बच्चों, है ना, समझ रहे हैं। अच्छा, एक और आपका आ रहा है, जी हाँ 20, वो क्या है बताइए, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, cosec x dx। बताइए cosec x का क्या होगा, जी हाँ cosec x का होगा log cosec x माइनस cot x, है ना, प्लस c। और मैं बता देना चाहता हूं, एक और होता है log 10x बाई 2 प्लस c। जी हाँ, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब है log cosec x माइनस cot x प्लस c, या log 10x बाई 2 प्लस c। फिर वही बात कहना चाहेंगे, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको cosec x मिल जाएगा। जी हाँ, इसका मतलब ये 4 स्पेशल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल हमने आपको दिखाया। 10x का डेरिवेटिव log sec x प्लस c, जहाँ ये एमसीक्यू में भी पूछ लेता है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। सब जानता है कि स्टैंडर्ड फंक्शन तो सबके मेमोरी में रहता है, बट स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रल सबके मेमोरी में नहीं रह सकता है बच्चों। जी हाँ बच्चों, तो 10x का इंटीग्रल log sec x प्लस c, cot x का इंटीग्रल log sin x प्लस c, या माइनस log cosec x प्लस c। जी हाँ बच्चों, और मैं बता दूं, इसको भी लिख सकते हैं माइनस log cos x, माइनस, अरे बंधु sec x को 1 बाय cos कर दिया और यह माइनस ले आया तो cos आ गया, 1 बाय cos बन गया। जी हाँ,
अब देखिए log sec x है, आप लोग तो मैथमेटिकल बहुत सारा है कंसेप्ट रखते हैं भाई। sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। अब इसके बाद cos x पे पावर क्या हो जाएगा, -1, और log का नियम होता है ना, माइनस आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाता है। ये देखिए जहां माइनस लॉग cos x, इसका मतलब है प्लस अगर log sec x है तो वह माइनस log cos x हो जाएगा। अब प्लस log sin x है तो माइनस log cos x हो जाएगा, है ना। sec x का क्या देखा, log sec x प्लस 10x प्लस c, और दूसरे फॉर्म में log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c, है ना। cosec x का log cosec x माइनस cot x प्लस c, या log 10x/2 प्लस c। जी हाँ, ये 20 जो आपने देखा, इस 20 है ना इंटीग्रल को आपको मेमोरी में रखना होगा, और तभी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं इसी के हेल्प से। इसीलिए बच्चों इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह जानना है, और इसीलिए मैंने प्रयास किया कि जी हाँ डिफरेंशिएशन के थ्रू समझाऊं, क्योंकि आपका बिल्कुल डेरिवेटिव जो है बिल्कुल मस्त हो चुका है। निश्चित तौर पर जिसका डेरिवेटिव मस्त हो गया है वह इंटीग्रल को भी काफी आसानी से समझ लेगा बच्चों, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए जहां इस तरह से हम लोग 20 स्टैंडर्ड इंटीग्रल को देखा बच्चों। अब देखिए इस 20 को इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेसिक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करनी होती है ना। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक रूल को जाने, तब तो इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, बेसिक रूल हम लोग कहते हैं, फंडामेंटल रूल। इस रूल का ही प्रयोग करके हम लोग किसी भी फंक्शन का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं, है ना। चलिए बेसिक रूल, आइए सबसे पहला बेसिक रूल है बच्चों, ये देखिए। सबसे पहला बेसिक रूल में से मैं बताना चाहूंगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ dx हो और उसका इंटीग्रल करना पड़े, dx का इंटीग्रल करना पड़े, पता है क्या लिखना चाहिए, x प्लस सी dx। ये देखिए dx जो है, अब गौर कीजिएगा, dx वह इंटीग्रल है, सॉरी डिफरेंशियल है। dx क्या है, डिफरेंशियल है, किसका, x का है। तो निश्चित dx का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा प्लस c। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपको है ना कहीं मौका मिले कि d sin x है, तो यहां sin x का डेरिवेटिव नहीं होगा, यहां किसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल होगा, यहां d sin x का होगा, और d sin x का क्या होगा, तो sin x होगा प्लस c। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अर्थात d किसी में लग जाए, d cos x में लग जाए, किसी में लग जाए, तो ये क्या होगा, cos x प्लस c। मेरी बात समझ है। जहां ये आपका पहला फंडामेंटल अर्थात बेसिक रूल है कि dx का इंटीग्रेशन क्या करना है, x करना है प्लस c, है ना। कभी कभी उलझाने के लिए ये पूछ लेता है और आप अपने मेमोरी से इसका जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए फिर हमारे सामने आता है दूसरा रूल। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फंक्शन के साथ dx हो, समझिए यहां dx अकेला था, सिंगल था, इसलिए dx का ही इंटीग्रल खोजना पड़ा, है ना। लेकिन यहां देखिए fx dx है, मतलब आपको dx का इंटीग्रल नहीं खोजना है, इस किसका खोजना है, स्मॉल fx का, और स्मॉल fx का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो स्मॉल fx का इंटीग्रल कैपिटल fx प्लस c, है ना। क्योंकि आपको हमने बताया था कि ये इंटीग्रल है बच्चों, ये इंटीग्रल है ना। स्मॉल fx का इंटीग्रल क्या हुआ, कैपिटल fx प्लस c। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अभी आप sin x
यहाँ देखिए ये साइन एक्स डी साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, दोनों में अंतर है। साइन एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल क्या पाए थे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। जी हाँ, आप देखिए फिर कॉस एक्स क्या, कॉस एक्स का अगर कहूं इंटीग्रल क्या पाए थे तो भाई साइन एक्स प्लस सी पाए थे ना। जी हाँ, इसी तरह अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कहूं तो क्या पाए थे, टेन एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं, या आपने अभी तुरंत देखा था बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, यहां आपको dx का नहीं करना है, यहां जो आपका fx है उस fx का इंटीग्रल करना है ना। और अकेला dx रहेगा तब इसका इंटीग्रल आप x करोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। अब आइए तीसरा हम लोग का बेसिक रूल है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट fx के साथ है, ये देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, ये k क्या है, k आपका कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट जो चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट है। तो आप बिल्कुल आसानी से कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो, अर्थात कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। कांस्टेंट बाहर करो और तब आप जो fx का इंटीग्रल करोगे कैपिटल fx वो कर लो प्लस सी। यहां देखिए कांस्टेंट को बाहर करें और फिर आप स्मॉल fx का है ना इंटीग्रल करें कैपिटल fx प्लस सी। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2x dx, जरा सोचिए यहां 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, फंक्शन है, तो 2 आपका बाहर निकलेगा, x dx। अब x का इंटीग्रल करो, x का इंटीग्रल क्या बताए थे, अलजेब्रा है, x पे पावर 1 है तो 1 प्लस करेंगे और 1 प्लस नीचे भी करेंगे, अर्थात 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी तो देंगे ही, सी बिना है ना कोई भी इंडिफिनिट इंटीग्रल नहीं करना भाई। क्या आ गया, 2x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस सी है ना। जी हाँ, अगर आपको 5 sin x का करना है, क्या करना है, 5 sin x, तो यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और आपको sin x का करना है, तो बताइए sin x का क्या होगा। sin x का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू -5 cos x प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा बच्चों। जहाँ इस तरह से अगर आपके पास बेसिक नॉलेज रहे, बेसिक रूल रहे, तो निश्चित तौर पर इंटीग्रल करने में काफ़ी आसानी होगी बच्चों, काफ़ी आसानी होगी, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार क्लास हो रहा है भाई, है ना, समझ में आ रही होगी। आइए जहां बच्चों अब हम लोग चौथा रूल में प्रवेश करेंगे, जहां इसमें मैं बताना चाहूंगा कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन में कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाए, मतलब डोमेन के रूप में इन्वॉल्व हो जाए। ये देखिए अभी तक तो बाहर दिख रहा था, अब मैंने क्या किया, कांस्टेंट को फंक्शन के अंदर मतलब डोमेन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको क्या करनी होगी भाई, इंटीग्रेशन कर दो जो इंटीग्रल है, और कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दो और प्लस सी। इसका मतलब है जो कांस्टेंट आपके डोमेन के साथ रहे मल्टीप्लाई के रूप में, वो उसको इंटीग्रेशन करने के बाद, मतलब इंटीग्रल करने के बाद आपको उस कांस्टेंट से क्या करना होगा, डिवाइड करनी होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ये देखिए, जैसे आप मान लो, ये देखिए 2x प्लस 1 है, होल स्क्वायर है, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है, समझिएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है। इसका अगर इंटीग्रल करना चाहते हैं तो क्या होगा पता है, 2x प्लस 1 होल पे पावर, देखिए n है 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, है ना, और फिर आपको डिवाइड करनी होगी, किससे डिवाइड करनी होगी, 2 से।
सिर्फ 2 से, क्योंकि आपका x में मल्टीप्लाई क्या है 2 है बच्चों, इसलिए आपको 2 से डिवाइड करनी होगी, अब प्लस c करनी होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x + 1 पावर 3 बाय 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा, है ना। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए। और एक चीज इसी में मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ देखिए इसी रूल का ये भी है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी है और कांस्टेंट से प्लस और माइनस भी है, ध्यान देना है। यहाँ देखिए प्लस और माइनस, जैसे यहाँ +1 था तो +1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इंटीग्रेशन आप कर दो kx ± m और डिवाइड सिर्फ k से ही करना होगा, क्योंकि k मल्टीप्लाई में है। x के मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई कांस्टेंट रहता है तभी आप इंटीग्रेशन करने के बाद डिवाइड करोगे, मेरी बात समझ रहे हैं। और प्लस और माइनस रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां +1 था तो +1 से मैंने कुछ किया क्या, बिल्कुल नहीं। ये देखिए और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। sin 2x, बताओ sin 2x, अभी sin x होता तो क्या करते इसका इंटीग्रेशन -cos 2x करते ना, -cos x, यहां -cos 2x होगा और बाय कितना होगा 2, क्योंकि कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई हुआ है, कांस्टेंट क्या से मल्टीप्लाई हुआ है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से डिवाइड होगा प्लस c, है ना। अब चलिए फिर अगर कहूं कि sin 2x + 3 है, sin 2x + 3 है, बताओ इसका क्या हो जाएगा। तो भाई वही होगा, इंटीग्रेशन तो वही होगा -cos 2x + 3, बट डिवाइड क्या होगा 2 होगा 3 होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है आपको 2 से ही डिवाइड करना होगा। समझ रहे मेरी बात जी हाँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के डोमेन के लिए बनाया गया है यह रूल। जी हाँ, इस रूल के आधार पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के बारे में बताया गया कि अगर कांस्टेंट डोमेन के अंदर है और किस रूप में है, तो x में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है और डिवीजन के लिए भी है। अभी यदि हम कहें कि यहाँ बाय के होता तो भी वही बात होती, बच्चों, उसके लिए भी करना पड़ता। बट प्लस और माइनस रहने पर देखिए m से कहीं कुछ हुआ क्या, जो डोमेन था वो तो मैंने लिखा, लेकिन डिवाइड किससे किया, सिर्फ और सिर्फ k से किया। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही जबरदस्त रूल था, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए अब देखिए, पांचवा है एडिशनल रूल, एक तरह से कह सकते हैं एडिशनल रूल। जहां अगर एक से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में हो तो आप इसको इंटीग्रल कैसे प्राप्त कर सकते हो। भाई इंडिविजुअल प्राप्त कर सकते हो, अलग अलग सेपरेट रूप कर दो, है ना, इंटीग्रल प्राप्त कर लोगे। fx का इंटीग्रल करो, gx का इंटीग्रल करो। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल इंडिविजुअल अलग अलग करके आप इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हो। या देखिए प्लस और माइनस में हो तो बिल्कुल। ये देखिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे x + 1, ये देखिए बताइए कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन है, इसको अलग अलग कर दो, x dx प्लस 1 dx, है ना। बताओ x का इंटीग्रल क्या होगा, तो पावर 1 है तो 1 + 1, x⁴n का इंटीग्रल क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रल क्या आपने देखा, x⁴n + 1 बाय n + 1, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ देखिए पावर 1 है तो 1 + 1 बाय 1 + 1, है ना। और 1 dx मतलब dx का x होगा प्लस c, मतलब x² 2 + x + c। जहाँ इसका मतलब प्लस में है तो हम लोग उसको इंडिविजुअल कर सकते हैं। यहाँ था 2, 3 फंक्शन भी हो सकता है, तीनों को भी अलग अलग कर सकते हैं, 4 फंक्शन हो सकता है, चारों को अलग अलग कर सकते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि फंक्शन ऐसा हो fx × gx, जी हाँ ये प्रोडक्ट हो, बिल्कुल डर जाइए, क्योंकि इंटीग्रेशन को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये 2 चीज से काफी डर लगता है, और साथ साथ एक और पावर से भी डर लगता है। जी हाँ बच्चों, आपको करनी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे fx × gx, 2 फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो आपको सिंप्लीफाई करके इसको प्लस या माइनस बनानी है।
जी हाँ बच्चों, अर्थात ये पूरा रिजल्ट को आपको ट्रांसफर करनी होगी u प्लस माइनस भी। जी हाँ, और तभी आप अलग अलग करके क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो आप सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे? बिल्कुल आसान है भाई, है ना, बिल्कुल आसान है। ये देखो मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन देके, आओ इंटीग्रेशन x इंटू एक्स प्लस 1, और जो नहीं हो पाएगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। सीधा सा बात, जो नहीं हो पाएगा मल्टीप्लीकेशन उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जैसे ये x इंटू एक्स प्लस 1, ये देखो फर्स्ट फंक्शन है x और सेकेंड फंक्शन है x प्लस 1, इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये प्लस में आ गया, तो आप इसको इंडिविजुअल करके इंटीग्रेशन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और फिर एक्स का इंटीग्रेशन। बताओ एक्स स्क्वायर का, बताओ एक्स पावर 2 प्लस 1 जोड़ोगे 3/3, और 1 का 1 + 1 2/2 प्लस c। समझ रहे हो? जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई को प्लस एंड माइनस में चेंज करके तभी आप इंटीग्रेशन कर सकोगे, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकोगे। जी हाँ बच्चों, तभी आप कर सकोगे। अब आते हैं हम लोग डिवीजन में। जी हाँ बच्चों, डिवीजन के लिए भी यही रूल है, डिवीजन के लिए भी यही रूल है बच्चों। अगर हम डिवीजन की बात करें, या डिवीजन की बात करें, अगर आपका फंक्शन डिवीजन में हो f(x/gx), यहां भी आपको वही करना होगा, अर्थात यहां भी आपको u प्लस माइनस v में लाना होगा। अर्थात कैसे लाना होगा भाई, सिंप्लीफाई करके। जी हाँ, सिंप्लीफाई करके लाना होगा, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहता है तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। इसका भी एग्जांपल लेना चाहते हैं आप, चलिए x + 1/x, देखिए ध्यान दीजिएगा, x + 1/x, जरा गौर कीजिए, डिवीजन में है ना, आप इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते हो जब तक ये प्लस में नहीं आ जाए। चलिए प्लस मिलाते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो। ये देखो, ये देखो, ये कट के 1 + 1/x dx होगा ना, और दोनों को आप प्लस में ले आए तो आप इसका अलग अलग इंटीग्रल निकाल सकते हो। बताओ 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और 1/x का इंटीग्रल क्या होता था, याद कीजिए भाई, log x का डेरिवेटिव होता था ना, log x होगा, अब प्लस c, जहाँ log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल log x प्लस c। देखिए डिवीजन को भी प्लस में लाए तभी इंटीग्रल हो पाया। जहाँ बच्चों इंटीग्रल हो पाया, तो इसीलिए बच्चों मल्टीप्लाई, डिवीजन, है ना, ये सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तो भी आप इंटीग्रल नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि उसको प्लस या माइनस में नहीं ले आए, और डिवीजन में भी रहेगा तो उसको आपको प्लस या माइनस में लाना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर पावर भी रहता है तो पावर को भी एक्सपेंड करके प्लस या माइनस में लाना होगा बच्चों। तो ये आपका बेसिक रूल था जिसके आधार पर आप इंटीग्रल को प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ बच्चों, और आज हमने आपको सभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल को दिखाया बच्चों। जितना भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल था वो आपको मेमोरी में रखना है, और आपको याद होगा हमने आज 20 इंटीग्रल दिखाया, उसको आपको मेमोरी में रखना है, तभी आप है ना अच्छे फंक्शन का इंटीग्रल प्राप्त कर पाएंगे। और साथ साथ ये बेसिक रूल्स को भी आपके मेमोरी में रहना चाहिए, है ना। तो काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम था, मज़ेदार कंसेप्ट था हम लोगों का, है ना। तो निश्चित तौर पर कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर मिलेंगे हम लोग तब नए क्लास में प्रॉब्लम के साथ। अब हम लोग इंडिफिनिट का प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों, है ना, कुछ अच्छे फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए सीखेंगे। बट आपका काम है अभी इसको क्या करना, रिमेंबर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।